हर हर महादेव साथियों। आज का हमारा टॉपिक विवाह का रहने वाला है। आज के समय में अगर किसी चीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो होती है मैरिज लाइफ में। वर्तमान समय में वैवाहिक जीवन मनुष्य के लिए एक समस्या बन चुका है और कई बार यह समस्या डिप्रेशन, एंजाइटी, यहाँ तक कि आत्महत्या तक भी पहुंच जाता है। अभी रिसेंटली आपने बहुत सारे केस देखे होंगे जहां मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब होने के कारण मनुष्य ने मृत्यु को गले लगा लिया। तो आज हम लोग एक कुंडली को देखेंगे और उस कुंडली का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य के वैवाहिक जीवन को नर्क बना देती है या चीजों को डाइवोर्स तक लेकर के चली जाती है। तो सबसे पहले हम लोग उस कुंडली को खोल लेते हैं और फिर आगे की विषयों में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हम लोग मैरिज का प्रिडिक्शन करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र, इन तीन ग्रहों के बारे में हमें अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेनी है कि सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है या किसकी दृष्टि पड़ रही है। जिसकी दृष्टि पड़ रही है वो शुभ है या अशुभ है, जो बैठा है वो शुभ होकर के बैठा है या अशुभ होकर के बैठा है, और साथ ही साथ सप्तमेश की स्थिति क्या है और विवाह के कारक की स्थिति क्या है। जब हम इन तीन चीजों पे बहुत अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो हम वैवाहिक जीवन किसी मनुष्य का कैसा रहेगा इसकी स्पष्टता तक पहुंच पाएंगे। तो ये कुंडली आप लोग अपने सॉफ्टवेयर से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाला है जो कि है 7 अगस्त 1988। फिर मैंने डाला टाइम ऑफ बर्थ दोपहर के 2:30। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बर्थ प्लेस डाल देंगे। अब आप देखिए ये कुंडली अब हमारे सामने खुल के आ चुकी है। मैंने आपको कहा था कि कुंडली में हमें सबसे पहले सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र, इन तीनों की स्थिति को देखना है। और ये एक पुरुष की कुंडली है तो पुरुष की कुंडली में शुक्र की बहुत अधिक महत्वता होती है। और मेरे पास सिर्फ यही कुंडली नहीं, ऐसी बहुत सारी कुंडली है कि जिसमें सप्तम भाव तो बहुत अच्छा है लेकिन शुक्र के खराब होने के कारण वैवाहिक जीवन नर्क बन गया है। एक नहीं, इसके बाद भी मैं आपको एक कुंडली और दिखा दूंगा। तो यहां पे देखिए सबसे पहली चीज क्या है, हम नजर डालेंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति पंचमेश और द्वितीयेश होकर के बैठे हुए हैं। सबसे पहले हमें यह समझ में आता है। अब यहां पे देवगुरु बृहस्पति शत्रु की राशि में स्थित है। हालांकि पंचदा मैत्री के अनुसार शुक्र के साथ उनकी मैत्री हो रही है तो यहां पे थोड़ा सा अरिष्ट फलों में वो कमी करेंगे, लेकिन नैसर्गिक रूप से देवगुरु बृहस्पति शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं तो दुश्मनी तो निभाएंगे ही। तो यानी कि देवगुरु बृहस्पति की यहां पे जो स्थिति है पंचमेश होने के बावजूद भी थोड़ी सी खराब रहेगी। दूसरी बात, चंद्रमा यहां पे उच्च के होकर के बैठे हुए हैं।
यहाँ पे क्या होकर के बैठे हुए हैं, उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, और भाग्येश भी वो हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि वृश्चिक लग्न की जो कुंडली है, चर लग्न में एकादश भाव, स्थिर लग्न में भाग्य भाव, और द्विस्वभाव लग्न 3, 6, 9, 12 में सप्तमेश बाधकेश होता है, बाधा उत्पन्न करने वाला होता है। निःसंदेह इनकी कुंडली में चंद्रमा भाग्येश होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन वो बाधकेश भी है, क्योंकि ये स्थिर लग्न में आता है, तो वो वैवाहिक जीवन में बाधा भी उत्पन्न करके देगा। हालांकि चंद्रमा और गुरु की जो युति है वो गज केसरी योग बनाती है, लेकिन दिक्कत क्या है कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे कमजोर हो गए। अभी जो मैंने वैवाहिक जीवन खराब होने पे जो विश्लेषण किया है, सिर्फ इतने मात्र से ही वैवाहिक जीवन खराब नहीं हो जाता। मैंने आपको क्या कहा, सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक, इन तीनों की भूमिका जब तक एकदम खराब स्थिति में नहीं होती, तब तक वैवाहिक जीवन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये तो रहा सप्तम भाव का विश्लेषण। अच्छी बात क्या है कि सप्तम भाव में किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है। लेकिन आपने कहावत सुनी होगी कि एक तीर और दो निशाने। यहां पे जो शुक्र है, इसने सारा काम खराब किया है। कैसे किया है जानते हैं। देखिए, शुक्र यहां पे सप्तमेश भी हुआ और कारक भी विवाह का हुआ, यानी कि एकमात्र शुक्र के खराब होने से भावेश और कारक दोनों के फल नष्ट हो जाएंगे। यहां पे देखिए, जितनी अच्छी सप्तम भाव की स्थिति है कि भाई दो शुभ ग्रह बैठे हुए, एक उच्च का होकर के बैठा हुआ है, हालांकि दूसरा वहां पे शत्रु राशि है, लेकिन एक उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, दोनों शुभ ग्रहों का वहां पे प्रभाव है। लेकिन सारा काम बिगाड़ने वाला यहाँ पे कौन है, शुक्र है। कैसे, देखिए, कारक की बहुत बड़ी, हम लोग ये देखते हैं सप्तम भाव अच्छा है, सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए, उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, कभी भी सिर्फ इतना होने से प्रिडिक्शन मत कीजिएगा, कारक को भी देखिएगा। अब यहां पे देखिए कि जो शुक्र हैं, ये शुक्र जो है सप्तमेश भी है और अष्टमेश भी, सॉरी, सप्तमेश भी है और कारक भी, यानी कि एक साथ सप्तमेश और कारक दोनों अष्टम भाव में चले गए, दुख स्थान में चले गए। इसके बाद जो सबसे बड़ी कमी क्या है कि शुक्र पे शनि की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। तीन तीन पापी ग्रहों की दृष्टि यहां पे शुक्र पे जा रही है। अब ये जो दृष्टि है दो तरफा मार कर रही है, क्योंकि शुक्र सप्तमेश है, इसने भावेश को भी खराब कर दिया और शुक्र को भी खराब कर दिया। अब यहां पे मान लीजिए कि शुक्र अगर शुभ भाव में होता और सप्तमेश कोई, मतलब सेवेंथ लॉर्ड कोई और होता, मान लीजिए मंगल यहां पे आके बैठ जाता, लेकिन शुक्र की स्थिति अच्छी होती, तो इतना खराब इस चीज को नहीं माना जाता। लेकिन यहां पे क्या हो गया, शुक्र सप्तमेश भी हो गया और विवाह का कारक भी हो गया, इसलिए यह प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद तीसरी चीज, आप लोगों के मन में एक चीज आ रहा होगा कि यहां पर जो है शुक्र अपनी मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो इसका तो कुछ तो शुभ फल होना चाहिए, कुछ तो इसका अच्छा फल होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि शुक्र तभी अच्छा फल दे पाएगा जब बुध की स्थिति अच्छी होगी। भाई, अगर शुक्र अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है तो मित्र तभी तो रक्षा करेगा जब मित्र सुरक्षित होगा। आप जिसकी छत्र छाया में रह रहे हैं, जिसके घर में रह रहे हैं, वो इंसान खुद बीमार हो या शत्रुओं से पीड़ित हो तो आपकी रक्षा कैसे करेगा, किसी भी कीमत में नहीं करेगा। अब यहां पे शुक्र इनको खराब फल नहीं देता, इतना खराब फल नहीं देता, लड़ने की कोशिश करता क्योंकि मित्र के घर में है। पर समस्या क्या है कि शुक्र जिसके घर में बैठा हुआ है वो भी अस्त है,
वो भी अस्त है। तो यहाँ पे सिर्फ एकमात्र शुक्र के खराब होने के कारण 70% फल वैवाहिक जीवन का खराब हो गया, क्योंकि शुक्र ने दो तरफा मार की, भावेश भी और कारक भी। अब इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या डाइवोर्स होगा या वैवाहिक जीवन चलेगा। तो मैंने इनको कहा कि वैवाहिक जीवन चलने के तो बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन डाइवोर्स के चांसेस ज्यादा है। इन्होंने कहा कैसे? किसी भी भाव की हानि करने वाला उससे 12वां घर होता है। यहां पे बात विवाह की हो रही है। तो विवाह की हानि कौन करेगा? विवाह की हानि करेगा विवाह से 12वां घर। तो विवाह से 12वें घर का मालिक कौन है? विवाह से 12वें घर का मालिक है मंगल। और वर्तमान में आप यहां अगर दशा में जाएंगे तो गुरु पे मंगल की ही दशा चल रही है, और आगे आने वाली दशा किसकी है? राहु की है। अब ये देखिए, गुरु में जो दो अंतरदशाएं आ रही है, ये दोनों ही शुभ नहीं है। पहली अंतरदशा आएगी किसकी? पहली अंतरदशा आएगी मंगल की, जो कि षष्ठेश है, यानी कि वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य का सुख जहां से देखते हैं वहां से 12वें भाव के स्वामी हैं। तो वो जैसे ही इसको सक्रिय करेंगे, सक्रिय करते ही जो है वैवाहिक जीवन को वो पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो ये राहु की महादशा आएगी, ये राहु की महादशा, शनि जो है राहु के घर में बैठे हुए हैं, शुक्र से दृष्टि जमाए हुए हैं, संभवता, क्योंकि राहु का शनि से दृष्टि संबंध भी है। तो जैसे ही राहु आएगा, शनि के घर में बैठा हुआ है, तो कोर्ट कचहरी के केस को भी ये लोग सक्रिय कर देंगे। यानी कि मंगल की दशा में डाइवोर्स की बातचीत इनकी बहुत हद तक हो जाएगी, और शनि में ये लोग कोर्ट कचहरी में भी, सॉरी, राहु की अंतरदशा में कोर्ट कचहरी का भी रुख ये लोग करेंगे। तो इस तरीके से जब भी हम किसी भाव के फल को देखते हैं तो हमें ये अच्छे से ज्ञात होना चाहिए कि उस भाव में किसका प्रभाव है, उस भाव में का भावेश कहाँ है और कारक कहाँ है। तो इसी प्रकार जब भी हम फलादेश करें तो इन चीजों को हमें ध्यान पे रखना है। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप भी कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं इस कुंडली के बारे में, जो आपको देख करके लगा हो वो चीज आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने टॉपिक भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक में और वीडियो बनानी चाहिए, जिससे आपके लिए ये चीजें थोड़ा हेल्पफुल बन सकें। मिलता है नई वीडियो में। हर हर महादेव।